हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज पढ़ते हैं अनीता देसाई का साइकोलॉजिकल नॉवल क्राई द पीकॉक। बात करते हैं इसके टाइटल की। क्राई और द पीकॉक के बीच में जो कॉमा लगा है, ये कई बार थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसके सिग्निफिकेंस को लेकर कई सारी हमारे मन में दुविधाएं हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इसको कॉमा को हटा करके हम सिर्फ इतना पढ़ें, क्राई ऑफ द पीकॉक, यहाँ पर अगर हम ऑफ शब्द लगा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो मतलब मोर की चीख सिंबल है इसका। और सिंबॉलिकल, जैसे मोर का संबंध क्या है, ब्यूटी और डांस से संबंधित है। लेकिन इस नोवेल में इसको री इंटरप्रेट किया है अनीता देसाई ने अपने हिसाब से, जिसका मतलब है क्राई ऑफ पेन एंड लॉन्गिंग। इसके अलावा माया जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल की, उसकी जो इनर टर्मोइल है, आंतरिक वेदनाएं, अंतर्द्वंद को अच्छे से दिखाया गया है। इस हिसाब से क्राई जो है वो अनीता देसाई के द्वारा माया के अंदर जो आंतरिक द्वंद है उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल की गई है। या उसकी जो अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ लव है, हर यर्निंग फॉर लव एंड फुलफिलमेंट, वो सिंबलाइज करती है क्राई ऑफ द पीकॉक। इसके अलावा क्योंकि पीकॉक की क्राई एक अलग सेंस में भी री इंटरप्रेट की जा सकती है, जैसे प्रेमोनिशन ऑफ डेथ, मौत का पूर्व सूचना, मौत का पूर्व आगमन, रिफ्लेक्टिंग मायास ऑब्सेशन विद मोरटलिटी, कि जैसे वो ऑब्सेस होती है एक एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी से कि हाँ 4 साल के बाद उसकी या उसके हस्बैंड की डेथ हो सकती है, ये एक, तो उसको भी ये रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा जो इंटेंस इमोशनल सफरिंग है माया की, उसके बारे में बात करती है। हर फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, हर डिसेंट इनटू मैडनेस। तो कई सारे इसके सिंबॉलिक मीनिंग है, जो कि चीख-चीख के कह रहे हैं कि यस, शी वाज़ सफरिंग इंटरनली, और कोई भी उसकी सुध लेने वाला नहीं था माया की। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, इट्स अ साइकोलॉजिकल नॉवल जिसमें डेस्परेट सिचुएशन है, न्यूरोटिक सिचुएशन हो चुकी है उस प्रोटैगनिस्ट की, माया की, उसके बारे में बताता है ये नॉवल। अनीता देसाई का यह पहला नॉवल था और पब्लिश हुआ था 1963 में। थीम्स किस बहुत सारी हैं, जैसे उसका ऑब्सेशन उस प्रोफेसी को लेकर के, भविष्यवाणी को लेकर के, डिससैटिस्फैक्शन ज़िंदगी में, फीलिंग ऑफ एस्केपिज़्म, वो एकदम कई बार अपने आप को कैद कर लेती है कमरों में, किसी से बात करने नहीं चाहती। शी विशेस टू एस्केप फ्रॉम हर लाइफ। और आंतरिक द्वंद उसका चलता रहता है उसको लेकर के, एलियनेशन, इमोशनल बैरनेस, एग्जिस्टेंशियल इश्यूज, बहुत सारी बातें इसमें, बहुत सारे थीम्स को कवर किया है अनीता देसाई ने अपने इस नोवेल में। इसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और महिलाओं के रोल को किस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी में, किस तरह से उनको कैटेगराइज कर दिया गया है कि ये महिला का ही काम है, उसको यही करना चाहिए, तो उन सब बातों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो मैरिज का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, उसको भी कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग की गई है। जैसे कि कई बार माँ बाप जाते हैं, लड़का देखा, हिंदू धर्म में लड़का देखने ही जाते हैं, बस शादी तय हो गई बिना ज़्यादा कुछ जाने। कई बार ऐसी शादियां हो जाती हैं जिसमें लड़का लड़की अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते होते हैं, और फिर जब उनके अंदर जो कंपैटिबिलिटी नहीं होती तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि आजकल सोशल मीडिया और आजकल जो फ्रैंकनेस आई है सोसाइटी में, उससे थोड़ा बदलाव आया है। लेकिन फिर भी इस नोवेल में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, क्योंकि गौतम और माया की जो शादी है वो ट्रेडिशनल ही मैरिज थी, और उसमें दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाई, और अंततः क्या होता है, एक ट्रेजेडी जो कि माया को झेलनी पड़ती है। गौतम भी उसी ट्रेजेडी का हिस्सा होता है। बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। माया जो कि प्रोटैगनिस्ट है नोवेल की, बचपन में शी वाज ओवर प्रोटेक्टेड और ओवर पैम्पर्ड। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे, और हर बाप अपनी बेटी से प्यार करता ही है। सभी अपने बच्चों को चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा बचपन, अच्छी से अच्छी एजुकेशन, उनका खान-पान, पहनावा-ओढ़ावा सब अच्छे से कोशिश करते हैं। तो माया के साथ ये सब होता है, और इसी वजह से उसका जो स्टैंडर्ड है ज़िंदगी का वो अलग हो जाता है। शी हैज़ रिफाइन्ड टेस्ट, डेलिकेट कॉन्शियस, सेंसिटिव नेचर। अपने अलावा वो आस-पास सारे क्रीचर्स, सभी प्राणियों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा होता है। जब उसकी शादी हो जाती है, तो अपनी उस सिचुएशन में वहाँ पहुँच कर के उस अपने ससुराल में शी फील्स एलियनेटेड। उसको लगता है कि वो यहाँ से बिलॉन्ग नहीं करती है। और जो उसकी प्रोफेसी होती है, भविष्यवाणी उसके बारे में कर दी गई है कि आफ्टर मैरिज विदिन 4 इयर्स वो या उसके पति की डेथ हो जानी है। और उस प्रोफेसी को लेकर वो ऑब्सेस्ड हो जाती है और ट्रेजेडी हो जाती है। गौतमा, इसकी स्पेलिंग आपको कहीं गौतम लिखी मिलेगी, कहीं गौतमा लिखी मिलेगी, आप उसको इग्नोर करिएगा।
बस आपको नाम याद रखना है गौतम, जो कि उसका माया का हस्बैंड है। ये बहुत ही एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल इंसान है, लॉयर है और डिटैच्ड पर्सन है, यानी किसी से खास लगाव नहीं है। लगाव है तो बस अपनी भौतिकतावादी चीज़ों से, अपने शौक से, अपने प्रोफेशन से। और ये इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं अपनी पत्नी से, समझ भी नहीं पाते कि उसकी दिक्कतें क्या हैं। तो अंततः इनका बिहेवियर भी उनकी बर्बादी की वजह बनता है। एक ट्रेजिक नॉवेल है एक्चुअली ये। माया के पिताजी एक इन्फ्लुएंशियल लॉयर हैं, बहुत लाड-प्यार से माया को पालते हैं, लग्ज़रीज़ में, रिचनेस में, बहुत सारी उसको आराम देते हैं, बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं। लेकिन अंततः ऐसा कुछ नहीं हो पाता, सपने पूरे नहीं हो पाते। तो उनकी पर्सनैलिटी का जो इन्फ्लुएंस है, वो माया पे इतना ज़्यादा पड़ता है कि आफ्टर मैरिज उसको वहाँ एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। वो अपने पिता के प्यार में एक तरह से स्पॉइल हो जाती है, उसे पता नहीं चलता बेचारी को। तो गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि हर माँ-बाप अपने बच्चों को अच्छे से ही पालने की कोशिश करता है, बट सिचुएशन क्या होगी फ्यूचर में कोई नहीं जानता। अर्जुन जो कि माया का भाई है और ये माया से एकदम अपोजिट लाइफ जीता है। माया लग्ज़री कंफर्ट के पीछे भागती है, सपनों के पीछे भागती है। अर्जुन ऐसा है जो ज़िंदगी की हार्श और रियलिटीज़ के पीछे भागता है और वो एक तरह से कंफर्टफुल लाइफ उसको एकदम वो पसंद नहीं करता। फुल ऑफ कंफर्ट लाइफ को नफ़रत करता है और घर छोड़ के भाग जाता है। उसके पिता उसको बेदखल कर देते हैं संपत्ति से। लेकिन फिर भी अपने रास्ते पे ही चलता है, अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीता है अर्जुन। तो ये 4 कैरेक्टर हैं, इसके अलावा गौतम की बहन नीला और उसकी माँ का नाम कहीं मेंशन नहीं किया गया है। इसके अलावा 2 और माइनर कैरेक्टर्स हैं जो आपको सारांश में मिल जाएँगे। तो लेट्स बिगिन। कहानी शुरू करने से पहले कॉन्टेक्स्ट को आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर आप जान लेंगे तो अच्छे से समझ पाएँगे। इनकी शादी को गौतम और माया की शादी को 4 साल हो चुके हैं। माया अपने आप को एलिनेटेड फ़ील करती है, गौतम उसको बिल्कुल टाइम नहीं देता है, अपने प्रोफ़ेशन और एकदम प्रैक्टिकल ज़िंदगी जी रहा होता है। माया के पास एक पेट डॉग होता है जिसका नाम होता है टोटो। और नोवेल की कहानी कहाँ से शुरू होती है, उस टोटो से, टोटो की डेथ से। माया चूँकि अकेला महसूस कर रही थी तो उसको टोटो पर ही अपना पूरा प्यार एक्सप्रेस करती थी और जब टोटो की डेथ हो जाती वहीं से शुरू होती है इस नोवेल की कहानी। तो लेट्स बिगिन। टोटो की डेथ हो चुकी है क्योंकि माया चाइल्डलेस थी। शी वाज़ चाइल्डलेस वुमन, तो अपना सारा प्यार, सारा स्नेह उसका टोटो के लिए था। और वो लोग ये जनरली भी ऐसा होता है कि जो लोग जिन घर में बच्चे नहीं होते हैं, तो पेट एनिमल्स पे ही उनका पूरा ध्यान केंद्रित होता है, तो माया के साथ भी यही था। जब उसने टोटो की डेड बॉडी देखी, तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने देखा कि किस तरह से वो आँखें खोल करके एकदम, क्योंकि कई बार जानवर ऐसे मरते हैं तो आँखें खुली रह जाती हैं, तो स्टेयरिंग जैसे आसमान की तरफ वो स्टेयर कर रहा हो। वो उस सीन को बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो चौंकी, मतलब चिल्लाई बहुत तेज़ और बहुत तेज़ भाग करके चली गई अपने गार्डन में जो टैप लगा हुआ था, वहाँ अपना मुँह धोने, क्योंकि वो पैथेटिक कंडीशन उसकी आँखों में, टोटो की आँखों वाली, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसको बहुत आघात लगा टोटो की डेथ से। अब वो चाहती थी, क्योंकि टोटो उसका बहुत लाडला पेट डॉग था, वो चाहती थी कि उसकी डेड बॉडी को एकदम कायदे से, जैसे विधि-विधान से दफनाया जाए, ऐसा वो चाहती थी। लेकिन स्वीपर जो था उनके घर में काम करने वाला, वो अपने भाई के पास गया हुआ था। वो अवेलेबल नहीं है। माया को बहुत बुरा लग रहा था। वो जब उसने देखा कि कौवे आ गए हैं और वो आकर के उसकी डेड बॉडी को नोच रहे हैं, कौवे कई बार मरे हुए जानवरों को नोच-नोच के खाने लगते हैं। तो वो उस सीन देख के उसको बहुत बुरा लगा। माया टोटो से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि जब वो उसकी डेथ हुई तो वो चाहती थी कोई आए और माया को कंसोल करे उसके दुःख में, उसका थोड़ा दुःख बाँटे। और लेकिन ऐसा नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हस्बैंड उसके अवेलेबल थे अनअवेलेबल थे सॉरी अनअवेलेबल थे, कहीं गए हुए थे अपने काम से। इसलिए वो अकेली बेचारी बैठ के सुबकती रही और इंतज़ार करती रही कि कब उसका हस्बैंड गौतम वापस आए। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस कर रही थी। बच्चों की तरह बार-बार वो भाग करके जा रही है, कहाँ? गेट पर ये देखने कि वास्तव में गौतम आ गया कि नहीं आया। अब जब गौतम आया काफ़ी देर बाद, आते ही उसका बिहेवियर एकदम अलग निकला। जैसा माया ने उम्मीद की थी उससे जस्ट अपोज़िट उसका बिहेवियर है। उसे टोटो की मौत का कोई गम नहीं सताया, उसे फ़र्क नहीं पड़ा। वो आया, उसने तुरंत पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को कॉल की, उनसे कहा कि ये कुत्ता, इसकी डेड बॉडी ले जाओ। वो आए और वो कुत्ते की डेड बॉडी ले जाके दफनाने के लिए चले गए। उसने एकदम फॉर्मल तरीके से बिहेव किया और कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ही वाज़ कंप्लीटली इंडिफरेंट टुवर्ड्स द डेथ ऑफ द टोटो
एंड टुवर्ड्स द ग्रीफ ऑफ हिज वाइफ। कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। और उसने ये भी कहा कि जो भी है कोई बात नहीं, टोटो का चैप्टर क्लोज है, अब टोटो मर गया तो बात खत्म, अब इसको छोड़ो। माया से कहा कि तुम भी कम रो, रोना बंद करो और जाकर के एक कप चाय ले आओ। अब ये सिचुएशन थी जिसके लिए उसने घंटों वेट किया अपने पति को अपने दुख को जताने का। पति उसका आता है तो उससे जब क्या बोलता है कि जाओ रोना बंद करो, चाय लेके आओ। तो ये इनसेंसिटिव कमेंट, इनसेंसिटिव ऑर्डर, इनसेंसिटिव रिएक्शन, ये माया के मन में बहुत बड़ा दुख दे गया। माया दुख में थी, लेकिन गौतम ने इस बात को एकदम छोटा बना दिया था, शॉर्ट वर्क की कोई बात नहीं, मर गया है तो मर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। और उन्होंने तुरंत उसकी डेड बॉडी को भेज दिया। सूरज अस्त हो चुका था, शाम हो गई थी, जिसका मतलब ये था कि टोटो की डेथ हो चुकी थी। द कर्टन वॉज ड्रॉन ऑन हिज डेथ। और सारा एटमॉस्फेयर सब कुछ नॉर्मल था हर किसी के लिए, गौतम के लिए, सबके लिए। लेकिन माया अभी भी बेचारी असमर्थ थी उस दुख को भुलाने के लिए कि उसका प्यारा टोटो अब इस दुनिया में नहीं है। शी रैन टू द डोर। उसे हेलुसिनेशंस आने लगे, सपने आने लगे, ये देखने की टोटो क्या भाग के आ रहा होगा, उसके पास लिपट जाएगा आके। लेकिन जब उसने वहां गेट पर टोटो को नहीं पाया तो शी वॉज अनेबल टू नो वेयर टू रन नेक्स्ट। अब उसको नहीं पता था कि क्या करे, कहाँ दौड़े फिर से। गौतम ने माया को एडवाइस किया कि जाओ भाई चाय फिर से लेके आओ। तो ही वॉज इन्फॉर्म्ड, तभी उसको पता चला कि उसका कोई एडवोकेट फ्रेंड आया है जो उसको बुला रहा है। तो गौतम चला गया अपने ड्राइंग रूम में अपने फ्रेंड से मिलने और माया से कह दिया कि मेरी चाय वहीं भिजवा देना ड्राइंग रूम में। मतलब अपने दोस्त से मिलने चला गया। उसने ये नहीं सोचा कि माया जो कि पूरे दिन बेचारी रो रही थी, अभी तक अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी उस दुख की घड़ी में, उसने टोटो की डेथ को एकदम फॉर्मली लिया, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके पास टाइम था, अपनी पत्नी के पास बैठने का उसके पास टाइम नहीं था। अब दोस्त क्योंकि लॉयर है साथी, तो कोई ना कोई उससे बिजनेस मैटर का ही काम होगा। और पत्नी क्योंकि उसकी पत्नी है, घर में ही रहेगी, तो उसकी थिंकिंग ऐसी थी। और माया से उसने कुछ भी नहीं पूछा। माया वॉज इन नीड ऑफ कॉन्सोलेशन। वो चाहती थी उसको कोई सांत्वना दे, उससे बात करे। और कोई क्या, गौतम के बारे में ही चाहती थी, लेकिन गौतम कंप्लीटली अनअफेक्टेड था। माया को लगा कि गौतम को मेरे दुख की कोई फिक्र नहीं है। और उसकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, उसको बहुत बुरा लगा। इसके अलावा उसको जो चाय मंगाने वाली बात थी, उस चाय वाली बात से, उसके बिहेवियर से माया के हृदय पर, उसके अंतरात्मा पर बहुत बड़ा एक जख्म जैसा हो गया। बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगा कि ऐसा उसने क्यों किया। शी वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट टोटो स्टिफ बॉडी एंड डीपली रूटेड ग्रीफ फॉर टोटो। वो अभी भी उस दुख से बाहर नहीं आ पा रही थी। कई दिन हो गए और अभी भी वो हैंगओवर जो डेथ का है टोटो की, वो अभी भी माया के अंतर्मन पे छाया हुआ था। और गौतम के बिहेवियर ने उसके दुख को बढ़ा और दिया, कम करने की जगह और बढ़ा दिया। एट द टाइम ऑफ हर क्राइंग, गौतम का चाय का ऑर्डर इस बात का एकदम क्लियर इंडिकेशन था, क्लियर प्रमाण था कि गौतम कितना कम जानता था अपनी पत्नी की फीलिंग्स को। वो नहीं समझ पाया कि माया जो पूरा दिन टोटो की डेथ के बाद गौतम के आने का वेट करती रही, और वो आकर के क्या कहता है कि क्या हुआ, टोटो का चैप्टर खत्म हो गया, रोना बंद करो चाय लेके आओ। तो ये बहुत ही क्रूअल भी कह सकते हैं, इंडिफरेंट के साथ साथ क्रूअल बिहेवियर था, कमेंट थी, जो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर उस बात ने डाला। अब वो टोटो की डेथ के बाद अपने आप को और अकेला महसूस करने लगी, पहले से ही कर रही थी। टोटो उसका एक कंपेनियन था कहीं न कहीं, लेकिन अब वो और ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। इट वाज़ लाइक अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर हर। उसके सपने, हैलुसिनेशंस आने लगे कि जैसे कि साँप उसकी बॉडी के आस-पास अपने आप को लपेट रहे हैं और अपने आप को ढीला कर रहे हैं, ये उसको हैलुसिनेशंस आने लगे। 2 बातें टोटो की डेथ के बारे में उसको और ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो क्या थी? एक तो ये कि जो वेटरनरी डॉक्टर बुलाया था, वो टोटो की मौत से बाद आया, जब तक टोटो की मौत हो चुकी थी, उसे आने में देर हो गई। दूसरी बात कि टोटो का जो अंतिम संस्कार किया गया, वो बिना किसी सेरेमनी के किया गया, बिना किसी परंपरा के किया गया। एक जानवर का जानवर की तरह ही कर दिया गया, जो कि नहीं करना चाहिए था माया के हिसाब से। माया के लिए वो टोटो एक जानवर नहीं था, वो उसका कंपेनियन था। वो चाहती थी कि उसकी अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, वो एकदम विधि-विधान से की जाए, जैसे एक इंसान की जाती है, एक इंसान की जाती है, वैसे होनी चाहिए।
ऑन द पॉइंट ऑफ क्रिमेटरी सेरेमनीज, जब उसने अपनी ये बातें की गौतम से कि टोटो को इस तरह से दफना दिया गया एक आवारा जानवर की तरह, ये उसको बहुत बुरा लगा। तो टोटो ने क्या कहा कि अरे तुम बकवास कर रही हो, ये बातें एकदम मीनिंगलेस है, जो मर गया तो मर गया, वो जानवर था, क्या फर्क पड़ता है, इंसान भी मर जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और उसको जैसे है उसे खत्म कर दो, दफना दो, जो भी करो, और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं। एक तो मीनिंग, डेथ के बाद सारी चीजें मीनिंगलेस हो जाती हैं उस इंसान के लिए। जब डेड बॉडी ही मीनिंगलेस है तो उसकी की जाने वाली जो सेरेमनीज हैं, जो परंपराएं निभाने वाली बातें हैं, वो भी मीनिंगलेस हैं। ये गौतम ने और कह दिया। अब जब माया ने ये बात सुनी तो माया को ये ब्lasphemy, ब्lasphemy का मतलब जो धर्म के विरुद्ध कही गई बातें होती हैं, भगवान के विरुद्ध कही गई बातें होती हैं, ये बहुत उसको बुरी लगी, और माया और ज्यादा अपने आप को हर्ट महसूस करने लगी। इसके अलावा गौतम ने श्रीमद् भागवत गीता की कहानी बता दी, थ्योरी बता दी डिटैचमेंट वाली, कि हाँ किसी के प्रति लगाव मत रखो, बस अपना काम करो, यही सब तमाम बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली होंगी महाभारत के वक्त, कि किसी से कोई लगाव नहीं करो, अपना कर्म करो। तो ये बात और उसने बोल दी, उसके जले पर नमक लगाने टाइप और ज्यादा बोल दिया गौतम ने। माया अभी भी टोटो की एक्टिविटीज को याद कर रही थी, कैसे वो भागता था, दौड़ता था, वो सफेद कलर का था, फिजिकल उसकी अपीयरेंस और उसकी छोटी सी वाइट टेल, ये सब वो याद कर रही थी, जो कि उसको और ज्यादा हेलुसिनेशंस दे रहे थे। Maya thinks that Gautama has not grown at all during 4 years of married life. उसे लगा 4 साल हो गए हैं लेकिन गौतम के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो अभी भी अपने आप को अकेला ही महसूस कर रही थी और गौतम को फर्क नहीं पड़ा। ही वॉज डिवोइड ऑफ फीलिंग्स एंड कंसिडर्ड मटेरियलिज्म एज प्रोग्रेस। इसके अलावा गौतम का जो इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी में, मनी में, कोर्ट केस, इन सब चीज़ों में माया को कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसको उसका टाइम नहीं मिल रहा था, उसको उसका जो प्यार वो चाहती थी अपने पति से वो नहीं मिल रहा था। पैशंस, फीलिंग्स, सेंसिटिविटी वर अननोन टू द वर्ल्ड ऑफ लॉयर्स। वकीलों की दुनिया में ये सब चीजें वास्तव में बेकार होती हैं, क्योंकि वो हर चीज लॉजिक के तराजू पर ही तौलते हैं। गौतम माया की सारी बातों को, नोशंस को, उसके विचारों को एक तरफ कर देता था, ये कह करके कि क्या रखा है जिंदगी में, बेसिक क्या है, पैसा। अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तुम्हें, तुम बच्चों, आगे हमारे बच्चे होंगे, उनको कैसे पढ़ाओगी, क्या करोगी, और पैसा बहुत ही जरूरत है, ये सब बातें बोल दिया करता था। वो कहता था आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी दोनों ही जिंदगी में एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा आइडियली हो गए तो बेकार है, प्रैक्टिकल हो गए तब भी बेकार है। लेकिन ये कहते हुए भूल जाता था कि ये वास्तव में ज्यादा प्रैक्टिकल था, ये ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो गया था। वो प्यार की भावना को उसने क्या कह दिया कि ये क्षणिक है और बकवास है, प्यार की भावना ये सब बकवास बातें हैं, इनसे जिंदगी में कुछ नहीं होता। तो ये सब बातें माया को और ज्यादा तनहा करने में, उसके दुख को और ज्यादा बढ़ाने में ही योगदान दिया करती थी उसकी बातें। अपने लेक्चर के दौरान अचानक से गौतम ने एक उर्दू की शायरी बोल दी कि इवन इफ ईच स्टार इन द स्काई वर एन हार्ट, व्हाट ऑफ इट, गिव टू मी वन हार्ट दैट इज कैपेबल ऑफ सोरो। उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, अगर हर सितारा भी एक दिल बन जाएगा तो उसका क्या, मुझे बस एक दिल दे दो जो बस दुख पहचानता हो। ये बात उसने सिर्फ यूं ही बोल दी, क्योंकि गौतम के अंदर ऐसा कोई दिल वो रखना भी नहीं चाहता था इसके अंदर दुख हो। ही वॉज अटरली प्रैक्टिकल इन पर्सन। तो माया इस बात को सुन के बहुत खुश हो गई थोड़ी देर के लिए, कि अरे गौतम को शायरी में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको पहले से ही उर्दू शायरी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अगले ही पल माया के इस भ्रम को भी उसने तुरंत तोड़ दिया, ये बात कहते हुए कि मुझे उर्दू शायरी की जो सेंटीमेंट्स हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये बकवास है। सेंटीमेंट्स की गौतम के लाइफ में कोई जगह ही नहीं थी। थोड़ा सा उसको माया को अच्छा लगा शायरी उसके मुंह से सुन के कि मेरा पति उर्दू शायरी बोल रहा है, लेकिन अगले ही पल उस वो इतना इनसेंसिटिव है कि थोड़ी देर शांत रहता। अगले ही पल उसने माया का भ्रम तोड़ भी दिया कि नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी ये बकवास पसंद नहीं, मैं तो यूं ही बोल दिया। लेकिन ऊपर जो उसने शायरी बोली थी, इससे माया को बहुत अच्छा लगा। उस थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस दुख को भूल गई और वो बहुत खुश हुई, कम से कम कुछ क्षण के लिए ही सही। अब वो जब रात में गई अपने बिस्तर पर, तो अचानक से उसको, शाम थी, बगल में गली में को आवाज सुनाई दी, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। तो जैसे ही उसने ये बात सुनी तो उसको एक एस्ट्रोलॉजर की याद आ गई, एक भविष्य वक्ता की, जो कभी अच्छे टाइम में अपने बचपन में अपने पिता के घर पे जो उसने अच्छा वक्त बिताया था उसकी याद आ गई। बाद में जो
आसमान का विस्तार कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी से वो कंपेयर करने लगी। जिस तरह से आसमान बहुत दूर-दूर तक विस्तार है, ठीक वैसे उसकी ज़िंदगी बहुत दूर तक विस्तृत है और वो अकेला अपने आप को महसूस कर रही थी। ये सब करते-करते ही उसने वो जानती थी कि गौतम को बुलाए, लेकिन वो ये जानती थी गौतम आकर के उसकी हेल्प नहीं करेगा और अचानक से उसको उस एस्ट्रोलॉजर की याद आने लगी जिसने कभी उसको बताया था। क्या बताया था कि आफ्टर 4 इयर्स ऑफ योर मैरिज ईदर यू और योर हस्बैंड वुड डाई। ये एस्ट्रोजन ने बोल दिया था। 4 साल शादी के कंप्लीट हो ही गए थे, तो वो जान गई थी कि या तो मैं या गौतम किसी एक का वक़्त आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है माया इस भविष्यवाणी को लेकर के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंडर उसकी फीलिंग्स हैं। वो इस बात को भुला नहीं पा रही है कि भविष्यवाणियाँ कई बार गलत होती हैं, मैक्सिमम गलत ही होती हैं, क्योंकि जो हम करते हैं कई बार वही होता है, लेकिन वो अपने आप को समझा नहीं पा रही थी। उसको लग रहा था कि वक़्त आ गया है किसी एक के मरने का। माया को टोटो का गम भुलाने के लिए गौतम ने सोचा कि चलो कुछ और पेट लाया जाए, तो वो कैट लेके आया। लेकिन कैट का कैरेक्टर अलग होता है, कुत्ते का अलग होता है, तो उसने माया को रिफ्यूज़ कर दिया दोस्ती करने के लिए। वो अपने आप को छूने भी नहीं देती थी, तो ये माया को अच्छा नहीं लगा, तो ये उसकी गौतम की जो थिंकिंग थी वो फ़ेल हो गई, उसका प्लान फ़ेल हो गया और वो कैट उसकी दोस्त नहीं बन पाई। माया ने देखा कि हर तरफ देखा जाए तो प्यार, प्रेम इसने हर तरफ फैला हुआ है। उसने कबूतरों के घोंसले देखे कि कुछ दिन पहले खाली थे और अचानक से वो उनमें बच्चे बन गए हैं जो हम पूरे दिन ट्विटर, मटर्ड, विम्पर्ड सारे दिन आवाज़ें निकाल रहे हैं। क्योंकि चिड़िया भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं और वो एकदम बच्चे पैदा हो रहे हैं तो सब अच्छी ज़िंदगी चल रही है उन लोगों की, ऐसा उसने सोचा। उसने ये भी सोचा कि उसकी खुद की जो भावनाएँ हैं प्यार के प्रति, वो अनरिस्पॉन्डेड हैं क्योंकि गौतम ध्यान नहीं दे रहा है उसके प्यार की भावनाओं पर। फ्लैशबैक में उसे याद आता है अपने उन दिनों को जो अपने पिताजी के घर पे उसने बिताए थे। उसके पिता बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट और लविंग थे और ऐसा था कि जो बसंत ऋतु आया करती थी, तब एक अलग ही फीलिंग हुआ करती थी जब वो अलग मूड में थी, जब अपने पापा घर पे थी तो उसको बसंत या हर मौसम अलग लगता था। आज वो मौसम बदल गए हैं। उसके पिता उसको एक ओक के वृक्ष की तरह लगते थे जो कि सिल्वर कलर का हो। वो अपने पिता की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी। इसके अलावा क्योंकि उसका जो इंटेंस इंटेंस लव था, वो ये सोचती थी कि लोग ये सोचते थे कि उसके पिता ने उसको बिगाड़ दिया है। इतना ज़्यादा उसको लाड-प्यार से रख कर के उसको बिगाड़ दिया है। शादी होने के बाद जब वो गौतम के घर पे गई, तो उसको गौतम का बिहेवियर एकदम अपने पिता के बिहेवियर से सबसे ज़्यादा अपोज़िट लगा। कई बार क्या होता है आफ्टर मैरिज जो गर्ल्स हैं, वो अपने पति में भी अपने पिता से कंपैरिज़न करती हैं। बहुत सारी क्वालिटीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक को ढूँढती हैं अपने पति में। तो कई बार वो कुछ कह सकते हैं कि मिस्टेक ही करती हैं क्योंकि हर पर्सन अलग-अलग होता है। हर पर्सन की जो सोशल सेटअप है, थिंकिंग है, एटीट्यूड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो माया यहाँ पर गलती कर रही थी, गौतम के बिहेवियर में अपने पिता की परछाई ढूँढ रही थी जो कि कहीं न कहीं उसको कहीं भी नहीं मिली। इसके अलावा उसे याद आया कि कैसे एक राजकुमारी की तरह वो अपने घर पे रहा करती थी और अरेबियन नाइट्स की राजकुमारियाँ कहानियों में जाती थीं, वैसी उसकी ज़िंदगी थी। शादी के बाद वो एकदम अपने घर में गौतम के घर में कैद होके रह गई और ना केवल गौतम, बल्कि उसका परिवार ही पूरा इमोशनलेस था। वो लोग कोई भी बात कर लेते, लेकिन कभी प्यार और भावनाओं की बातें करते ही नहीं थे और ये माया को हमेशा अखरता था, क्योंकि वो एक प्यार भरे माहौल से बचपन और अपनी अभी तक की ज़िंदगी गुज़ार के आई थी और यहाँ पर उसको एकदम प्रैक्टिकल लोग मिले, जो कि माया के कैरेक्टर, उसके नेचर से जस्ट अपोज़िट थे। वे कुछ भी बात कर लेते, पार्लियामेंट की बात कर लेते, घूसखोरी की बात कर लेते, भ्रष्टाचार की बात कर लेते, ट्रेड, पॉलिटिकल ट्रीटीज़ सबकी बात कर लेते, लेकिन इमोशंस वर आउट ऑफ टॉपिक। भावनाओं की तो कोई बात ही नहीं होती थी। नन ऑफ द फैमिली मेंबर्स माया से कोई भी सीरियस बात नहीं करता था। जब भी कोई माया से बात करते भी तो क्या बात करते? बच्चों की बात करते कि बच्चे कब पैदा कर रही हो बहू, बच्चा कब होगा? खाने की बात होती, शॉपिंग की बात होती, शादी की बात होती। वो उसको ऐसा एहसास दिलाते ये बातें करके वो माया को ये एहसास दिला देते थे जैसे कि कोई बच्ची हो या उसको सीरियस मैटर की पहचान ही नहीं है, समझ नहीं है। तो माया को और बुरा लगता था। अब उसने अपने पिता को बुलाया लेकिन उसके पिता उसका रेस्क्यू करने नहीं आ पाए और
वो उनको यही एडवाइस देने लगे उसके पिता की बेटी, सब्र रखो, सब सही हो जाएगा, धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा। वो ये भी कहते थे कि एक्सेप्ट कर लो लाइफ़ की सिचुएशन, ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, क्योंकि वो भी बेचारे उनके होठों पर बहुत शिकायतें रहती थीं कि कैसे उन्होंने पाला और सिचुएशन क्या से क्या हो गई। मैनी कंप्लेंट्स ऑन हिज़ लिप्स, और कोई ठोस निर्णय या ठोस सॉल्यूशन नहीं मिल पाया कि माया की सिचुएशन कैसे बदली जाए। उसके 2 फ्रेंड्स मिलते हैं माया को, एक का नाम है लीला, दूसरी का नाम है पॉम। लीला जो है उसके पति ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित हैं। पॉम के पति उसको सब कुछ देते हैं, वो बहुत ही लग्ज़रियस लाइफ़ जी रही है, लेकिन दोनों ही सैटिस्फाई नहीं हैं। लीला अपने माँ-बाप से भाग कर के उसने शादी की है, अब वो गरीबी की ज़िंदगी जी रही है। पॉम को सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी सैटिस्फाई नहीं है। तो ये सिचुएशन देखने के बाद माया के मन में आता है कि आदमी को पेशेंस रखना चाहिए और भविष्य के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अपने दोस्त की सिचुएशन से वो ये भी उसने थोड़ा विचार किया कि चाहे हम सीधे सामान्य हालातों में रहें और चाहे हम प्रॉस्पेरिटी में रहें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए वो क्या है? प्यार। अगर हमें प्यार नहीं मिलता, हमारी भावनाओं की कद्र नहीं होती है, तो प्रॉस्पेरिटी का, गरीबी का, इन सब बातों का हमारे मन पे उतना असर पड़ेगा नहीं। हम कितने भी समृद्ध हों या कितने भी गरीब हों, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन प्यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ऑफ लाइफ़, जो कि उसको नहीं मिल रहा था। और ख़ासकर माया जैसी लड़की के लिए जिसके लिए पिता उसके बहुत ज़्यादा अच्छे थे। कहीं न कहीं माया अपने पिता के द्वारा दिए गए लाड-प्यार की उस परछाई से, उस प्रभाव से अभी भी बाहर नहीं आ पा रही थी। उसको ये दिक्कतें हो रही थी अपने ससुराल में आके। गौतम एक दिन माया को एक पार्टी में ले गया, जो कोई मिसेस लाल हैं जिन्होंने होस्ट की थी उसकी पार्टी। और पार्टी में जाकर उसने सोचा कि माया को थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके जस्ट अपोज़िट माया वहाँ बहुत निराश हुई, उसको बहुत ज़्यादा वहाँ घृणित महसूस हुआ, उसको घृणा हो गई उस पार्टी के लोगों से। क्यों? क्योंकि लोगों का जो बिहेवियर था पार्टी में जो आए हुए थे, उनका पूरा लोगों का बिहेवियर शैलो, फुल ऑफ शैलोनेस, फुल ऑफ बोस्टिंग, सब मैनर्स वो बेकार के लोग थे और एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बातों-बातों में एक-दूसरे की बुराई ही कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। दे वर शैलो एंड डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ मोरालिटी। बहुत सारी बातें उसको अच्छी नहीं लगी, उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसका जो सेटअप था माइंड का, माया का, वो एकदम डिफरेंट रहा है। गौतम वहीं उसको ये कोई बातें अनईज़ी नहीं लगी, क्योंकि ना तो वो माया की तरह कभी ऐसी उसने रिसेंट ज़िंदगी जी थी और ना ही माया की तरह वो ऐसा बच्चा रहा जिसको बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन या ओवर पैम्परिंग मिली हुई हो। उसके लिए लोगों का ये बिहेवियर नॉर्मल था, वहीं माया के लिए बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिसगस्टेड और बहुत ज़्यादा हेटफुल था। इस जब माया वहाँ गई, तो उसने एक महिला को देख लिया होगा, ये मिसेस लाल को ही देखा था, जिनकी प्रेग्नेंसी अचानक से उनकी साड़ी का पल्लू थोड़ा हट गया, तो प्रेग्नेंसी देख कर के माया रोने लगी। जब गौतम उसको घर लाया तो उसने कहा कि भाई, अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रेग्नेंसी देख कर के रोने लगता है, तो ज़ाहिर-सी बात है क्या होगा कि कोई भी कोर्ट या कोई भी कानून उस व्यक्ति को समझदार तो नहीं बोलेगा, यही बोलेगा कि पागल है। ये प्रेग्नेंसी किसी की देख भी ली, तो उसमें रोने वाली क्या बात है? लेकिन माया उस सिचुएशन को पता नहीं किस हिसाब से समझ करके वो रोने लगी। उसने अपने आप को कर लिया कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, या जैसे भी उसने सोचा हो, उसको वो सीन अच्छे नहीं लगे, वो इमोशनल हो गई। गौतम ने यहाँ आकर उसकी मज़ाक बना दी कि कोई भी कानून, कोई भी कोर्ट उस व्यक्ति को समझदार नहीं कहेगा कि जो किसी की प्रेग्नेंसी देख कर के रोता हो। बात सही है। फैक्ट्स आर टू बी एक्सेप्टेड, नॉट टू बी वेप्ट। अब आप किसी तथ्य पर रोओगे तो नहीं उसको एक्सेप्ट करोगे। इसके अलावा इन स्पाइट ऑफ हिज लैकिंग डिसेंसी, माया लव्ड गौतम। उसे अपने पति से प्यार था, कोई बात नहीं, जैसा भी है तो पति। जो फ़िल्मों में कई बार बॉलीवुड फ़िल्मों में कहते हैं, अच्छा, भला-बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है टाइप। तो इस बात में भरोसा करती थी वो। और वो जॉइन करने के जब वो रात में मतलब सोते थे, तो शी वाज़ रेडी टू जॉइन हिम, अनड्रेसिंग हरसेल्फ, सबसे पहले अपने आप को अनड्रेसिंग करते हुए प्रिपेयरिंग हरसेल्फ। लेकिन जब वो पहुँचती थी बिस्तर पे, तो पता लगा कि उनके पति महोदय एकदम आँखें बंद करके गहरी नींद में सोए हुए होते थे। तो उसकी हर डिज़ायर फॉर लव रिमेन्ड अनसैटिस्फाइड। एज़ शी ले ऑन द बेड, शी रिमेंबर्ड हाउ द एडवांसेस। अब उसको याद आया कि उसने एक सीन देखा होगा कि एक स्ट्रेंजर महिला थी और एक स्ट्रेंजर कोई व्यक्ति उसको मिल गया। दोनों के बीच में इशारा-इशारा हुआ, उस महिला के पास एक सफ़ेद कलर का कुत्ता था, जो उसके टोटो से रिज़ेम्बल करता था।
और वो दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ और दोनों साथ में किसी रूम में चले गए। तो माया को ये सब चीज़ें याद आ रही थी कि किस तरह से एक अजनबी अजनबी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन मैं यहाँ इसकी पत्नी हूँ और मैं यहाँ आई हूँ अपने आप को प्रिपेयर करके, बट स्टिल ही इज़ स्लीपिंग। तो उसकी जो बायोलॉजिकल नीड्स थी, वो भी फुलफ़िल नहीं हो पाई और वो उस सीन को याद कर के और ज़्यादा पश्चाताप कर रही थी। वो सीन उसको हॉन्ट कर रहा था कि कैसे अजनबी भी एक-दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हैं और यहाँ पर ये मुझको इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहा है। हर अनसैटिस्फाइड डिज़ायर फॉर सेक्स ट्रबल्स हर सो मच दैट शी स्टार्टेड गेटिंग फियरफुल विज़न्स। अब अब ये जो सिगमंड फ्रायड हुए हैं, उन्होंने एक साइकोलॉजी दी है जिसमें उन्होंने एसईएक्स इसको बहुत ज़्यादा बताया है कि इसका लाइफ में बहुत बड़ा रोल है और एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक आपसी मैरिज जो अच्छी चले, या तमाम बातों के लिए उन्होंने बोला था। तो माया का सीन यहाँ पे कुछ-कुछ उस साइकोलॉजी पर फिट बैठ रहा है कि when her biological needs were not fulfilled by her husband, she felt herself dejected, neglected और पता नहीं क्या-क्या fearful visions उसको आने लगे। उसको अब मोर की चीख, जिसका टाइटल है इस नॉवेल का, वो याद आने लगी। जब मोर चिल्लाता है तो ऐसा लगता है कि बोल रहा हो पिया, पिया, जिसका मतलब है लवर, लवर। ऐसी आवाज़ मोर की उसको लगने लगी। इसके अलावा अपने आप को वो इनसिक्योर फ़ील करने लगी और उसको लगा कि वो एक ऐसे जाल में आकर के फँस गई है जिससे वो बच नहीं सकती और कोई भी दया उसके ऊपर नहीं दिखाएगा। अपनी उस ट्रॉमेटिक कंडीशन में, हैलुसिनेशन में उसको हेल्प चाहिए थी, इमीडिएट हेल्प। उस इमीडिएट हेल्प में सपनों में वो चिल्लाने लगी, अपने भाई को उसने बुलाया, पिता को बुलाया, अपने हस्बैंड को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी उस इमोशनल ट्रॉमा में कोई भी उसके साथ बैठने वाला नहीं था। उसका हस्बैंड सो रहा था, उसका भाई घर छोड़ के जा चुका था, उसके पिता बहुत दूर थे, तो कोई भी उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा था। शी वॉज़ इन नीड ऑफ लव एंड शी वॉज़ डाइंग। उसको लग रहा था कि वो मर रही है प्यार के लिए, एंड शी वॉज़ इन लव विद लिविंग। लेकिन वो चाहती थी कि वो ज़िंदगी जिएगी, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, लेकिन आउट ऑफ लव एंड विदाउट एनी इमोशनल सपोर्ट, शी वॉज़ थिंकिंग हरसेल्फ डाइंग एवरी डे, एवरी मिनट। शी वॉज़ इन लव एंड शी वॉज़ डाइंग। वो प्यार में थी, लाइफ़ को लेकर के, सबको लेकर के, लेकिन स्टिल शी वॉज़ डाइंग। Thus Maya was deeply stricken with the sense of loneliness and insecurity। ये भावनाएं उसके मन में बहुत ज्यादा घर कर गई थी। अगला चैप्टर ये बताता है कि माया और गौतम के बीच में जो एक गल्फ है या जो खाई है वो बहुत ज्यादा गहरी है, क्योंकि दोनों के विचार, दोनों की रुचियां अलग-अलग मामलों में एकदम अलग-अलग थी। क्योंकि एक दिन एक पार्टी हो रही थी माया के घर से बाहर, जहां पर जो मुशायरा टाइप होता है उर्दू का, उर्दू कविताएं सुनाई जा रही थी। लोग गा रहे थे कविताओं को, कुछ लोग उनको बहुत अच्छे से अप्रिसिएट भी कर रहे थे। माया का उर्दू पोएट्री में बहुत इंटरेस्ट था। माया का भी मन था कि वो भी जाए उस पार्टी में जॉइन करे, वो भी जाकर बोले वाह 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 वाह, जो अक्सर लोग बोलते हैं इरशाद इरशाद, वाह वाह क्या बात है क्या बात है। वो भी चाहती जाके बोले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वह जानती थी कि गौतम बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा अगर वो वहां चली जाएगी अपने उस पार्टी में बिना उसकी परमिशन के। वो ये भी जानती थी कि अगर गई तो बहुत नाराज़ हो जाएगा। उसने सुना कि लोग एकदम चिल्ला-चिल्ला के तारीफ़ें कर रहे हैं कि वाह, वाह! क्या बात है, क्या बात है। और उर्दू शायरी वास्तव में अच्छी भी होती है। कई बार कुछ शब्द समझ में ना आए फिर भी मज़ा आता है। गौतम था वो भी एन्जॉय कर रहा था। वो सिर्फ़ शब्दों को एन्जॉय कर रहा था क्योंकि फीलिंग्स तो उसके पास है नहीं। जो शब्द के पीछे भावनाएँ थी वो नहीं समझ रहा था। बस शब्दों की तारीफ़ कर रहा था कि हाँ, अंकुर शब्दों का जो चुनाव बहुत अच्छा है। ये वो तारीफ़ कर रहा था। अपनी महान इच्छा होने के बावजूद भी वो पार्टी में नहीं जा पाई। उसने अपने आप पर कंट्रोल रखा, अपने रूम में अपने आप को बंद रखा। उसको लगा जैसे कि वो एक चिड़िया हो और एक पिंजरे में कैद कर दी गई हो। वह ये भी जानती थी कि इस जो पार्टी है, उस पार्टी में महिलाओं की कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ़ मेल लोगों के लिए है, फीमेल के लिए कोई जगह नहीं है। इस बात को सोच कर के वे और ज़्यादा अपने आप को हर्ट महसूस किया कि किस तरह से एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चलता है। इन पार्टी में महिलाओं को भी जगह मिली होती कितना अच्छा रहता। हालाँकि आजकल जो मुशायरे होते हैं उनमें महिलाएँ भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन ये जब स्टोरी लिखी गई होगी नोवेल की, तब उस समय इतना ज़्यादा समाज नहीं रहा होगा। जो भी हो, तो इस पॉइंट को यहाँ उठाया। हालाँकि बहुत सारी चीज़ों में बेसिकली महिलाओं को दूर ही रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ों में तो ये कहीं न कहीं पार्शियलिटी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है।
In spite of so much suffering, Maya loved Gautam, who was devoid of emotion of love. Maya tried hard to get his love, लेकिन हर बार उसको रिजेक्शन ही मिला, क्योंकि तमाम कोशिश करने के बावजूद भी शी वॉज अनेबल कि गौतम के मन में कोई किसी प्रकार का रिस्पॉन्स वो जागृत कर पाए. शी वॉज कंप्लीटली अनेबल. When she failed to get any response from her husband, she became so nervous that she felt insulted. अब जब उसको लगा कि मुझे कोई रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है, तो उसको अपने आप को बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस होने लगी. उसको लगा कि मेरी ये बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि मैं इसके लायक हूँ ही नहीं. वह उसको लगा कि वह उसके लायक नहीं है. इसके अलावा वो उसके अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ गया. इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया. उसको लगा कि मैं तुच्छ हूँ और ये मुझे तुच्छ समझता है. उसको बहुत बुरा लगा. गौतम बीच-बीच में गीता, श्रीमद्भागवत गीता की बातें कहा करता था कि किसी से हमें लगाव नहीं होना चाहिए, कोई हमारा अपना नहीं है, ये सब बातें किया करता था. तो एक दिन गुस्से में जब वो बहुत उसने सुना, तो गुस्से में माया ने एक दिन उसको डाँट दिया कि तुम क्या बकवास करते रहते हो, बकवास बातें, क्योंकि तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो. तुम्हारी फिलॉसफी और तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अंतर है. गौतम इस बात को मानता था कि माया की आज जो कंडीशन है, इसके पीछे उसके पिता ज़िम्मेदार हैं. क्योंकि उसके पिता ने ही उसके अंदर ऐसा एटीट्यूड दे दिया था कि ज़िंदगी जो है वो एकदम फेयरी टेल है, जहाँ पे हमेशा सिर्फ़ समृद्धि और लग्ज़रियस लाइफ़ मिलेगी, ऐसा वो सोचती थी, जबकि वास्तव में ज़िंदगी ऐसी नहीं है. इट्स फुल ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस. हालाँकि ये बात ठीक थी गौतम की, ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि फेयरी टेल नहीं है वास्तव में लाइफ़. फिर भी वो अपनी पत्नी को उसकी भावनात्मक ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहा था, भावनात्मक छोड़ो बायोलॉजिकल ज़रूरतों को भी नहीं समझ पा रहा था. तो ये हस्बैंड के रूप में उसका रोल अच्छा नहीं था. ही वाज़ फेलियर ऑन हिज़ पार्ट. इसके अलावा वह ये भी जानता था कि प्यार की जो भावना है वो बहुत दिन तक नहीं चलती हैं. डेथ होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है. अब डेथ तो भाई जब कभी होगी तो होगी. अभी जैसे ये अपने प्रोफ़ेशन से प्यार कर रहा था, लॉयर के प्रोफ़ेशन से प्यार कर रहा था, वैसे अपनी पत्नी से भी प्यार कर सकता था, लेकिन नहीं. वो ये भी कहता था कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम पाप करेंगे तो नर्क मिलेगा, अच्छे रहेंगे तो स्वर्ग मिलेगा. गौतम इस बात पर भी भरोसा नहीं करता था. वो कहता था ऐसा कुछ नहीं है. इन सब बातों को सुन के माया को बहुत बड़ा धक्का लगा और उसने ये कह दिया कि आपका पूरा लॉजिक ड्राई है, उनमें कोई भावनाएँ नहीं हैं. वह चाहती थी गौतम से कि सुरक्षा मिले, गौतम उसकी केयर करे, उसको सिक्योर फ़ील कराए. जो ज़िंदगी में उसके अंधेरा सा छा रहा था, एक साइकोलॉजिकल नर्वस ब्रेकडाउन में थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. वो चिल्लाई गौतम से उस सेफ्टी और एश्योरेंस के लिए कि भैया मुझे आपसे क्या चाहिए, आप क्या कर रहे हो? एक दिन वो चिल्लाई कि गौतम चुप हो जाओ, गौतम प्लीज़, प्लीज़ चुप हो जाइए, पीस, पीस, शांति, शांति रखो. और उसने उसको ऐसा लगा कि गौतम ने उसको जो धोखे का समुद्र है, वहाँ पर अकेले डूबने के लिए छोड़ दिया है. कि शादी करके लाया और इस धोखे की दुनिया में, एक समुद्र रूपी धोखे की दुनिया, उसमें उसने मुझे अकेले डूबने के लिए छोड़ दिया, ऐसा माया को महसूस हुआ. इस चैप्टर में उसका भाई जो कि 22 साल की उम्र में घर छोड़ के चला गया था, उसके बारे में आता है. अर्जुन अपने घर पे खुश नहीं था और अपने आप को कैदी महसूस करता था, जैसे कि कोई कैदी सलाखों के पीछे से दुनिया को देख रहा हो. कॉलेज से बा आने के बाद तुरंत वो निकल जाता था अपने दोस्तों के साथ घूमने और ड्राइविंग पे निकल जाता था कि मैं घूमने जा रहा हूँ. जब कभी उसके पिता उससे पूछते थे कि कहाँ गए थे, तो वो शॉर्ट में बोल देता था कि स्टेइंग विद फ्रेंड, लेकिन कभी नहीं बताता था उसके दोस्त हैं कौन. वो याद करती है कि अर्जुन बहुत ही बहादुर और बहुत ही एडवेंचरस और मनोरंजन पसंद इंसान था और उसे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था उसके पापा क्या सोचते हैं. उसे आराम की ज़िंदगी, लग्ज़रीज़ की ज़िंदगी ये सब पसंद नहीं थी, जो कि माया को यही पसंद थी. दोनों के व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर है. एक दिन माया को, अब जब वो याद कर रही थी अपने भाई को, एक दिन उसको अपने भाई का लेटर मिल गया अचानक से. जिसमें उसने माया को बोला था माया डियर स्वीट लिटिल सिस्टर, जो कि ऐसे शब्द सुनने में उसको बहुत अजीब लगे, क्योंकि अर्जुन कभी भी माया को ऐसे नहीं बोलता था. लेटर में उसने ऐसे लिखा तो वो थोड़ा मुस्कुराई. उस लेटर में उसने माया का मजाक बनाया कि तुम अभी भी वैसी जिंदगी जी रही हो क्या, सपनों वाली, जो कभी पापा तुम्हें समझा देते थे और तुम सपने देखने लगती थी. तो उसकी उसने मज़ाक बनाई. उसने ये भी कहा कि ज़िंदगी वास्तव में इतनी कंफर्टेबल नहीं होती जितनी कि सपनों में होती है. एक्चुअल लाइफ़ डिफरेंट है सपनों वाली दुनिया से. और एक्चुअल लाइफ़ कहाँ है?
काम करने में, मेहनत करने में। माया को याद आया अपने बचपन का कि जब अर्जुन के दोस्त हुआ करते थे सोसाइटी के सबसे निम्न तबके के दोस्त, जिनको उसके पिता पसंद नहीं करते थे। अर्जुन जो था वो दिखावे की ज़िंदगी और शेखी की ज़िंदगी पसंद नहीं करता था कि किस तरह से हाई क्लास के लोग दिखावे की ज़िंदगी में जीते हैं, ये अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं था। माया ने जब वो लेटर गौतम को दिखाया, तो गौतम को सरप्राइज़ हुआ कि अरे! तुम्हारा भाई भी है, तुमने कभी बताया नहीं। तो लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर था उसका, जो नहीं बताया कभी माया ने गौतम को। ही वाज़ आल्सो सरप्राइज़्ड कि माया और अर्जुन के बीच में इतना ज़्यादा डिफ़रेंस है कैरेक्टर का, पर्सनैलिटी का, इस बात का उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने ये भी पूछा माया से कि अर्जुन ने किसी हॉरोस्कोप की बात की है, किसी कुंडली की बात की है, वो क्या है? कौन-सी ऐसी बात है? लेकिन माया नहीं चाहती कि गौतम इस बात को जाने कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला हुआ है कि तुम में से तुम या मैं 4 साल बाद शादी के कोई न कोई मर जाएगा पति-पत्नी में से। तो वो नहीं चाहती थी गौतम इस बात को जाने। लेकिन जैसे ही उसको याद आया कि ऐसा कुछ कहा था, तो वो डर गई और उसको सिर दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ये जो अर्जुन लिखा हुआ है, ये एक्चुअली थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे कह सकते हैं टाइपिंग मिस्टेक है। ये गौतम है। गौतम उसको एडवाइस देता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें अगर ठीक नहीं लग रहा है तो अपने पिता के साथ चली जाओ और जहाँ कहीं भी तुम्हारी इच्छा हो घूम आना। लेकिन माया गौतम को यहाँ छोड़ कर के जाना नहीं चाह रही है। वो नहीं चाहती कि वो अपने हस्बैंड को यहाँ छोड़ के अकेले जाए क्योंकि उससे प्यार करती है। गौतम इस बात को नहीं समझ पा रहा है। गौतम इस समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या चाह रही है। मैनी सप्रेस्ड डिजायर्स एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट हैड कॉस्ड द हेडेक्स एंड हेलुसिनेशंस। फिर से उसको वही सपने आने लगे, वही उसका सिर दर्द होने लगा। एक जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम थी उसकी नर्वस ब्रेकडाउन, वो उसको फिर से शुरू हो गया जैसे उसको याद आया कि उसकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। माया एक ऐसी महिला रही है जिसका बहुत ही ज़्यादा हृदय, मतलब कह सकते हैं कि नरम मन की है, जिसको बहुत सारी संवेदनाएँ एकदम से इकट्ठी हो जाती हैं और छोटी-सी बात भी बहुत ज़्यादा गहराई तक उसको प्रभावित कर रही है। एक दिन वो गौतम की माँ और बहन को स्टेशन से रिसीव करने गई। वहाँ उसने देखा कि कुछ बंदर एक ट्रेन के डिब्बे में बंद करके ले जाए जा रहे हैं, कहाँ बॉम्बे की प्रयोगशाला में जिन पे प्रयोग किया जाएगा दवाइयों का। जैसे उसने देखा उसको बहुत वो सीन द्रवित कर गया उसके हृदय को। वो याद करने लगी अगर मेरे पापा होते ज़रूर इन बंदरों को छुड़ा देते। अपने पापा को सुपर हीरो समझती थी और उनके अंदर बहुत दया भावनाएँ थी। तो वो चिल्लाने लगी बहुत तेज़ और उसने अपने आप को उन बंदरों की कंडीशन में रख लिया कि जैसे कि मैं हूँ वहाँ पर और चिल्ला रही हो कि गौतम मुझे बाहर निकालो, गौतम मुझे बाहर निकालो, आई वांट टू लिव, ऐसे वो अपने आप को कहने लगी। वो चाहती थी कि जाकर के पिंजरा खोल दे और बंदर आज़ाद हो जाएँ। गौतम उसकी कंडीशन देख के उसके चुपचाप उसको घर लाया और उसको बिस्तर पे लिटा दिया कि कोई बात नहीं तुम आराम करो। समझ गया था कि इसको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हुई है उस सीन देखने के बाद बंदरों वाला। लेकिन गौतम की माँ जो कि आई थी इस बार, वो बहुत ही एनर्जेटिक थीं और उन्होंने माया को लेटने नहीं दिया। बोली, "अरे! बिस्तर पकड़ना मतलब बीमार और ज़्यादा हो जाना या बीमारी और ज़्यादा अपने पास आ जाएगी, तो उठो।" और वो उसको माया की हेल्प की उन्होंने रिकवर करने में और दोनों माया की ननद और उनकी सास दोनों माया को कहाँ ले गईं? शॉपिंग के लिए गईं। माया को थोड़ा अच्छा लगा। जब उसने बाहर की दुनिया देखी, तो उसको थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद गौतम की सिस्टर और उसकी माँ दोनों को वापस जाना था और जब वो वापस चली गई तो माया को फिर से अपने आप को अकेला महसूस होने लगा। उसके जो डर थे वो फिर से वापस आ गए। उसको लगने लगा कि वो ये समर्थ नहीं है कि अकेले उस रूम में चली जाए और वहाँ जाकर के वो देखे, उसको बहुत बुरा लगा और उस बगीचे में नहीं जा पा रही थी जहाँ उसके साथ ननद और अपनी सासू माँ के साथ घूमा करती थी। उसको लगा कि जैसे चंद्रमा जो है, चाँद वो ऐसा लग रहा है कि भूत बन गया हो व्हाइट कलर का, उसको डरा रहा हो। वो उस सीन को इतना बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसने वो जो ट्रेन जा रही थी, वो पासिंग ट्रेन के नॉइज़ को भी सुनना नहीं चाह रही थी जिस पर उसकी ननद और सासू माँ चली गई थी उसको छोड़ के फिर से अकेला। अब उसको लगने लगा कि मेरी नहीं, ये मतलब पहले उसको लगता था कि गौतम की ज़िंदगी खतरे में है, लेकिन अब उसको लगने लगा कि गौतम की नहीं, मेरी खुद की ज़िंदगी ही खतरे में है, ऐसा उसको महसूस होने लगा।
अब उसको ये और यकीन हो गया कि जो उसकी मेंटल कंडीशन हो रही थी, वो पागल होती जा रही थी धीरे-धीरे, कि 4 साल तो हो ही गए हैं और अब लगता है वो भविष्यवाणी ठीक हो जाएगी कि मैं या गौतम कोई एक की डेथ हो जाएगी। जैसे ही उसने मौत की बात सोची, तो उसके मन में सवाल आए कि मौत होने के बाद क्या होता है? मौत होने के बाद ज़िंदगी तो होती नहीं है, क्या होता होगा? तो ये सवाल उसने पूछा गौतम से। गौतम ने उससे कहा कि क्या बेवकूफ़ी करती रहती हो, ऐसे सवाल क्यों पूछती हो? कोई नहीं मर रहा है, ये कोई बात ही नहीं है। हालाँकि उसने अभी भी नहीं बताया गौतम को कि कोई भविष्यवाणी की हुई थी, बस उसने पूछा, तो गौतम ने फिर से उसको बेवकूफ़ कह के चुप करा दिया कि क्या बात करती रहती हो? और गौतम को लगा कि ज़रूर जो लेटर आया था अर्जुन की तरफ से, उससे माया और ज़्यादा अपसेट हो गई है मेंटली। तो वो जानना चाह रहा था कि उस लेटर में ऐसा क्या था माया, जिसमें हॉरोस्कोप की बात की गई थी। लेकिन माया ने फिर से गौतम को कुछ नहीं बताया, रिफ्यूज़्ड टू टेल हिम एनीथिंग। अपने फ्रस्ट्रेशन में उसे महसूस हुआ कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, गर्मी बहुत तेज़ बढ़ती जा रही है। उसको लगा कि बारिश अगर हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, बारिश से थोड़ी उसको राहत मिलेगी। और जैसे उसने बारिश के बारे में सोचा, वो उसे बारिश के सपने आने लगे। उसने देखा कि आसमान एकदम काला हो गया है, बादल छा गए हैं, विंडोज़ जो हैं वो एकदम धुल गई हैं, बहुत तेज़ बारिश होने लगी, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई बारिश नहीं हुई, वो बस हैलुसिनेशन वो सपनों में जी रही थी। तो अपने इन मिथ्याभासों में, हैलुसिनेशंस में वो ये सब सपने देखने लगती, जो भी सोचती थी उसको लगता कि सामने होने लगा है। वह गौतम की कंपनी चाहती थी कि गौतम मेरे साथ रहे, मुझे कंसोल करे, लेकिन गौतम इतना बिज़ी था कि उसके पास टाइम ही नहीं था माया की मेंटल कंडीशन को देखने का, उसे समझने का। माया वाज़ इंटेंशनली इन नीड ऑफ लव बट गौतम वाज़ इनसेंसिटिव एंड शी हैड पुट हरसेल्फ इन हिज़ आर्म्स। उसने जाकर के अपने आप को गौतम की बाहों में झोंक दिया, लेकिन फिर भी गौतम ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस अपने केस डिस्कस करता रहता था, कैसे उसे कौन-सा मुकदमा जीतना है। गौतम की एक तो इनसेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी, दूसरी उसकी जो व्यस्तता थी, उससे वो और ज़्यादा अपने आप को जो है बिज़ी रखता था और इसकी वजह से माया की जो बायोलॉजिकल नीड्स थी, वो और ज़्यादा अधूरी रह गई। कभी भी उसको वो प्यार नहीं मिला जो वो चाहती थी अपने हस्बैंड से। माया अपने सपने में फिर से पीकॉक्स को देखने लगी कि मोर जो हैं वो अपने साथियों की तलाश कर रहे हैं और मोर जब उनको उनके साथी नहीं मिल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि टियरिंग देमसेल्व्स टू ब्लीडिंग श्रेड्स, वो अपने आप को एकदम टुकड़ों-टुकड़ों में काट दे रहे हैं अपनी चोंच से ऐसे इन द एक्ट ऑफ लव। पीकॉक्स स्क्रीमिंग विद एगनी एट द डेथ ऑफ लव। उसको लग रहा था कि जो मोर की आवाज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्द बयाँ कर रही है। It is expressing अनरिक्वेटेड लव, अनफुलफिल्ड डिज़ायर, डेस्परेशन, तमाम चीज़ें उसको लग रही थी कि वो इनर टर्मोइल, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, इन सब चीज़ों को उस आवाज़ में सुन रही थी, मोर की आवाज़ में, जो कि टाइटल भी है नॉवेल का। शी कुड हैव ड्रीम्स, सपने जो उसको आते थे, वो गौतम के नहीं आते थे क्योंकि गौतम उससे कहीं भी कॉन्टैक्ट में था ही नहीं। गौतम अपनी अलग ज़िंदगी जी रहा था। गौतम ने अचानक दिन पूछ लिया उससे कि क्या तुमने अपने भाई के लेटर का जवाब दे दिया? क्या तुम भूल गई क्या अपने भाई के लेटर का जवाब देना? तो जैसे ही ये शब्द आया फॉरगॉटन, ये इससे उसे फिर से तमाम बातें याद आ गईं। जैसे जॉन कीट्स की जो पोएम है नाइटिंगेल्स, उसमें एक शब्द आता है फॉरलॉर्न। जैसे ही वो सपनों में होते हैं और फॉरलॉर्न शब्द को सुन के तुरंत उनको हकीकत याद आ जाती है कि नहीं-नहीं वो सपनों में नहीं है, नाइटिंगेल्स की दुनिया में नहीं है, वो वास्तविक ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो वैसे ही इस फॉरगॉटन शब्द से माया को फिर से याद आ गई दुनियादारी की बातें और जो वो भूल चुकी थी प्रेडिक्शन थोड़े दिनों के लिए एस्ट्रोलॉजर की, वो फिर से उसको याद आ गई। वो चाहती थी अपने पिताजी के पास लौट जाए और वहाँ थोड़ी उसको आराम मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं जा पाई। वो जानती थी कि किसी तरह से चली जाए और अपने पिताजी के साथ दार्जिलिंग घूम के आएगी, एक खच्चर पे बैठ के घूमेगी और उसके पिता उसके साथ-साथ चलेंगे, ऐसा वो सपने देख रही थी। लेकिन गौतम की जो परिभाषा थी खुशियों की, ही हैड डिफरेंट डेफिनिशन ऑफ हैप्पीनेस, और ये उसकी परिभाषा क्या थी? अचीवमेंट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्डली गेन्स, मटेरियलिज्म, यही सब उसके लिए मैटर करता था। अब गौतम की माँ और बहन का जो स्टे था कुछ दिनों के लिए, इससे माया कुछ दिनों के लिए थोड़ा सही हो गई और उसका एक पॉजिटिव इंटेंट हो गया ज़िंदगी जीने का और वो अपने आप को थोड़ा कैद कर लेती थी अपने साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में।
इमेजिनेशन के और दुनिया की जो हार्श रियलिटीज़ थी उसकी लाइफ़ की, कैसे वो नेग्लेक्टेड है, गौतम उसको भाव नहीं दे रहा और कैसे वो अपने आप को एलिनेटेड और अपने पिता को मिस कर रही है, सब कुछ। कुछ दिनों के लिए वो भूल गई थी, लेकिन उसने देखा कि जब वो लोग चली गईं दोनों, तब माया ने देखा कि मौसम बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। गर्मी बहुत तेज़ी से ये सिटिंग नहीं एक्चुअली सेटिंग इन है, एसई होना चाहिए था। समर वाज़ सेटिंग इन मतलब गर्मी और तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और माया अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से वो छिपी रहे अपनी उस पर्सनैलिटी में, इमेजिनरी पर्सनैलिटी दुनिया में छिपी रहे। लेकिन वो ये भी जानती थी कि जो ज़िंदगी की हार्श रियलिटी है, उससे वो बच नहीं पाएगी। द इंक्रीजिंग हीट हैड ड्राइड अप द प्लांट्स हर तरफ गर्मी की वजह से बहुत सारे पौधे सूख चुके थे। बगीचा जो था वो एकदम मुरझाए हुए फूलों जैसा दिख रहा था। अब माया को अपना जो पागलपन था उसका बढ़ता हुआ वो दिखने लगा कि बहुत जल्दी वो पूरी तरह से पागल हो जाएगी। उसका पागलपन उसके सामने उसको दिख रहा था। इट वाज़ द बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ एवर लर्किंग फियर्स जो डर उसको हमेशा घेरे रहते थे। अब वो समझ गई थी कि इस डर का अंत होने वाला है। वो उस ऑब्सेशन में जी रही थी प्रेडिक्शन के। अब उसको लग रहा था कि वो प्रेडिक्शन सच सच साबित होने वाली है। अब जब डर जिस चीज़ का डर हो, वो घटना हो जाए ज़िंदगी में तो फिर काहे का डर? वो तो हो ही गया। तो वो लग रहा था उसको कि वो डर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा मतलब एक ना एक की मौत हो जानी है मेरी या गौतम की, ऐसा वो सोच रही थी। From the obsessions of the deep-seated conceptions, one has to descend into oneself. वो जानती थी कि उसकी पर्सनैलिटी में खुद वो अपने आप को भूल जाएगी या वो पागल हो जाएगी। into oneself का मतलब पूरी अपने आप में खो जाना मतलब पागल हो जाना। माया ये भी जानती थी कि उसको पागल ही होना पड़ेगा या वो पागल ही हो जाएगी। उसको लग रहा था कि जिससे अपने आप को पूरी तरह वो समझ सके और गौतम उसको समझ नहीं पा रहा था। शी स्टार्टेड द ग्रेट एक्सरसाइज ऑफ एनालाइजिंग हर पास्ट। वो याद करने लगी कैसे वो प्रिंसेस की तरह जिंदगी जी, कैसे उसके पापा ने उसको कैसे पैम्पर किया, क्या किया। वो सब बातें याद करने लगी। अब वो कई सारी पर्सनैलिटीज में बट गई, कभी बेटी, कभी यहाँ पत्नी और कभी अपने आप को अकेला, तमाम बातें नेग्लेक्टेड, डिजेक्टेड, पता नहीं क्या क्या सोचने लगी वो ये भी जानने लगी कि उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी वो है उसका उसके प्रति प्यार। वो अपने आप से भी प्यार करती थी, गौतम से भी प्यार करती थी, लेकिन गौतम इस बात को समझता नहीं था। अब बहुत सारे लॉट्स ऑफ हेलुसिनेशंस, बहुत सारे मति भ्रम उसको आने लगे उसके सामने। और अचानक से क्या हुआ कि शाम थोड़ी सी सही हो गई। शाम का टाइम थोड़ा सा बदल गया और थोड़ी-सी हवा चली, तो थोड़ा-सी चीज़ें बदल गईं, चिड़ियाँ चहकने लगीं और उसको याद आया, अपने भाई की याद आई कि उसका भाई कम से कम अपनी आज़ाद ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जी रहा है, भले उसको पापा ने बेदखल कर दिया प्रॉपर्टी से, लेकिन वो खुश है अपनी ज़िंदगी में। तभी गौतम शाम को आ जाता है और जब वो आता है तो उसको माया एकदम पूरी तरह से बदली हुई दिखती है। अब माया यहाँ पे पागल हो चुकी है, पूरी तरह से, लेकिन गौतम को ये बात नहीं दिखती है। वो आई जब आता है तो उसने उसको गौतम को वेलकम किया, तुरंत चाय का कप दिया और उसके साथ वो मतलब थोड़ा टाइम गुजारने लगी और उसने गौतम ने उससे कहा कि चलो जो तुम्हारे दिन के काम थे वो काम खत्म हो गए, चलो दोनों दोनों बात करते हैं। तो उसने गौतम को ये भी बताया कि अभी जो तूफान आया था बहुत ज़्यादा, वो तूफान अब कूलर हो गया है क्योंकि थोड़ी-सी बारिश हो गई है। जबकि बारिश जैसा ऐसा कुछ नहीं था। उसको लग रहा था कि तूफ़ान जो है वो शांत हो गया है। तो इस शब्द की सिंबॉलिक मीनिंग ये थी कि माया के अंदर जो तूफ़ान चल रहा था, वो तूफ़ान उसे लग रहा था कि कुछ देर में शांत हो जाएगा। मतलब वो जान रही थी कोई न कोई मरने वाला है, या तो गौतम या मैं। और जैसे ही कुछ हो जाएगा तभी उसकी जो हैलुसिनेशंस हैं वो शांत हो जाएँगे। उसका डर शांत हो जाएगा आफ्टर सम काइंड ऑफ कल्मिनेशन। कोई न कोई रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा उसके इनर टर्मोइल का और आंतरिक तूफान का। उसने अपने हस्बैंड को चाय दी और उसकी बातें सुनने लगी। गौतम रोज की तरह फिर से अपनी वही बातें बताने लगा कोर्ट कचहरी की। तो वो उसके ऊपर दया कर रही थी, कैसे इसका चेहरा थक गया है मेरे हस्बैंड का, और उसके झुके हुए कंधे देख करके उसको पिटी फील कर रही थी अपने हस्बैंड के प्रति। बातें करते करते दोनों कहाँ पहुंचे, उन लाइम ट्रीज के पास जहां पर कभी टोटो खेला करता था और टोटो की डेथ हुई थी उस लाइम ट्री के नीचे। वो उसको याद आ गया। अब जब उसको याद आया तो वो सोचने लगी गौतम के बारे में कि गौतम वैसे तो बहुत इंटेलेक्चुअल है क्योंकि लॉयर है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन उसके पास फीलिंग्स नहीं है। गौतम के पास कोई इमोशंस नहीं है, उसने कद्र नहीं की कभी भी।
ना टोटो की मौत की, ना मेरी ज़िंदगी की, ना मेरी भावनाओं की। ही वॉज़ इंडिफरेंट एट द डेथ ऑफ टोटो शी लव्ड डियरली। अब उसके मन में गुस्सा आ रहा है, माया को गुस्सा आ रहा है कि टोटो जिससे मैं इतना प्यार करती थी, वो जब डेथ हुई उसकी मैं पूरे दिन रोई, लेकिन ये इंडिफरेंट था। ये आया तो इसने कोई भी भावनाएँ नहीं दिखाई, ये बस दुखी करता रहा, इंडिफरेंट हो गया। तो कहीं न कहीं माया को और ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर आ रहा था। माया ने थोड़ा रिग्रेट के साथ देखा कि गौतम और उसके बीच में एक बहुत लंबा फासला है। दोनों की ज़िंदगी में, दोनों की लाइफ़ में बहुत लंबा फासला है, वो कभी एक नहीं हो पाएँगे। उसकी मैरिज फेलियर नहीं थी क्योंकि गौतम ऐसा नहीं था कि जो उसको मारे, सताए, डाँटे-फटकारे, बस उसकी कद्र नहीं कर रहा था। ही वाज़ नॉट सर्टेनली ही वाज़ सर्टेनली हू टॉट हर पेन। जो भी दर्द उसकी ज़िंदगी में माया की रहा है, उसका ज़िम्मेदार कौन रहा है? गौतम। क्योंकि गौतम ने ही उसको सब कुछ सिखाया है। the tinge of neglection, the tinge of being neglected, separation और तमाम जो भी humiliation उसने सहा है, वो गौतम की वजह से ही सहा है। For there were countless nights, ऐसी countless nights थी जब when she had tortured by humiliating sense of neglect, जब कभी वो जाती थी कुछ प्यार पाने अपने पति के पास तो वो उसको नेग्लेक्ट करके सो जाया करता था और बहुत ज़्यादा उसको नेग्लेक्ट और बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील होता था माया को। तो उसके अंदर गौतम के लिए और ज़्यादा गुस्सा उसके पागलपन में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। Of loneliness, of frustration which would not have existed if she had not loved him। अब वो सोच रही है कि अगर मैंने इससे इतना प्यार ही ना किया होता तो ये मुझे क्यों हर्ट कर पाता? जो आज मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूँ, फ्रस्ट्रेट फ़ील कर रही हूँ, ये क्यों फ़ील कर रही हूँ? क्योंकि मैंने इसको इतना प्यार किया है, ना किया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। अब ऐसा जो इंडिफरेंट ट्रीटमेंट गौतम का था, वो एक तरह से माया के लिए एक सीख थी। किस तरह से माया को उसने सिखाया कि कैसे तुम्हें इन सब चीज़ों से पार पाना है, चाहे वो टोटो की डेथ हो, चाहे माया की खुद की लाइफ़, उसकी इमोशंस, जो भी हो, तमाम चीज़ों को इग्नोर कर रहा था गौतम। स्ट्रोलिंग एंड टॉकिंग टुगेदर, दोनों बात करते-करते कहाँ पहुँच गए हैं? छत की, जो इस घर की छत है, टेरेस, वहाँ पहुँच गए हैं। गौतम अपना अपने आप को खो रखा है, उसने कहा उन सब लॉजिक में कि कल केस में मुझे क्या कहना है, कैसे मुकदमा जीतना है। उन आर्ग्यूमेंट्स को अपने मन में दोहरा रहा है कि कौन-सा पॉइंट मैं बोलूँ जो मैं केस जीत जाऊँ। ये सब करते हुए उसने अचानक से गलती कर दी। माया उसके साथ-साथ चल रही थी छत पे, वो चंद्रमा को देख रही है और गौतम ने ये ज गलती कर दी, क्या गलती कर दी? कि ही, यहाँ पे ही लिखा है एक्चुअली, ही केम बिटवीन माया एंड हर वर्शिप्ड मून। भाई माया और माया जिस चांद को देख रही है उसके बीच में गौतम बात करते हुए अपने आप को लॉजिक्स में आर्गुमेंट्स खोए हुए उनके बीच में आ गया, जिससे कि माया को चंद्रमा नहीं दिख रहा था जिसको वो अपने मन में पूजा कर रही थी या अपने हेलुसिनेशंस में थी, पागल थी। तो जैसे ही वो ट्राई कर रही थी आसमान में चाँद को देखने की, वो एकदम से गौतम पे चिल्लाई कि गौतम क्यों बीच में आ गया? उसकी नज़रें क्यों ब्लॉक कर दी? उसकी जहाँ वो देख रही थी चाँद को, वो ब्लॉक हो गई। तो वो तेज़ चिल्लाई एकदम से और उसने अपने हाथ गौतम की तरफ बढ़ाए, उसके पास बढ़ाए और उसको तेज़ धक्का दे दिया। पास टीम का मतलब उसको तेज़ धक्का दे दिया, छत से नीचे। शी सॉ हिम फॉल थ्रू द इमेंसिटी ऑफ एयर, उसने देखा कि किस तरह से हवा में झूलता हुआ गौतम कहाँ गिरा है, टू द वेरी बॉटम, जा करके सतह पर गिरा। हवा से झूलता हुआ गौतम सतह पर गिरा और ऑन स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से अपने पागलपन में माया ने गौतम को धक्का दे दिया, टेरेस से बॉटम में टू द अर्थ टू द डेथ, और अल्टीमेटली गौतम मारा गया माया के हाथों। माया सर्टेनली हैड रिपल्सन, निश्चित रूप से उसके अंदर घृणा थी गौतम को लेकर एट द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, लेकिन फिर भी अपने आप को गिल्टी मान रही थी कि उसने गौतम को मार दिया। और इस तरह से गौतम का एंड हो गया, जो कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, बट दिस वे गौतम वॉज मर्डर्ड बाई माया, बाई हेलुसिनेटेड और मैड माया। माया हैड लॉस्ट हर इक्विलिब्रियम कंप्लीटली, पूरी तरह से वो भूल गई थी, मेंटल बैलेंस का खत्म हो चुका था और वो गौतम की मौत के लिए खुद को अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रही थी। नीला जो कि गौतम की बहन और गौतम की माँ दोनों आई, दोनों ने माया को काफी दिनों तक उसकी हेल्प की, समझ गई थी वो पागल हो गई है। वो उसको लखनऊ उसके वापस
पिताजी के घर पे ले आईं। यहाँ आकर के उसने इतना बड़ा घर देखा तो सब आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े घर में माया अकेले कैसे रह लेती थी। और उन्होंने उसके पास्ट की सारी हैबिट्स को, सारे उसके पास्ट को रिकलेक्ट किया, जाना कि कैसे ये रही और कैसे पागल होने के पीछे, मतलब उस दोनों महिलाएँ थीं, तो अल्टीमेटली वो भी समझ गईं कि माया ये पागलपन के पीछे जो हालात ज़िम्मेदार रहे हैं, वो कैसे-कैसे पहुँचे हैं। तो वो माया के प्रति सिम्पैथेटिक हो गए, उनको पता था कि माया की गलती नहीं है गौतम की डेथ में, वो बेचारी पागल हो गई, पागल आदमी कुछ भी करेगा क्या पता। दे डिड नॉट ब्लेम माया फॉर गौतम्स डेथ। माया अपने पागलपन में हँसते हुए, एक दिन हँसते हुए माया ने अपने पागलपन में उस प्रोफ़ेसी के बारे में बताया, अपनी सास को, ननद को कि कभी ऐसा था कि या तो गौतम मरेगा या मैं, लेकिन मैं जानती थी कि गौतम ही मरेगा क्योंकि मैं तमाम दुनियादारी की चीज़ों के बारे में केयर करती हूँ, गौतम केयर नहीं करता था, गौतम इनसेंसिटिव था। ये बात हँसते हुए माया अपने पागलपन में कह रही है अपनी सास और ननद से और इसलिए मैं ज़्यादा ज़िंदगी डिज़र्व करती हूँ, वो डिज़र्व नहीं करता था, इसलिए वो मारा गया। अब दोनों बेचारी सुन रही हैं लेकिन वो जानती हैं कि माया अपने होश में ही नहीं है इन सब बातों को बोलते हुए। दोनों ने माया की काफ़ी सेवा की, लेकिन अंत में कुछ समय बाद माया की इनोसेंस, उसकी इमोशन ऑफ लव, डिज़ायर फॉर ब्यूटी, सॉरो या उसका उसके हस्बैंड के प्रति जो प्यार, दुःख जो भी है वो सब एक दिन खत्म हो जाता है और माया भी एक पश्चाताप करती हुई एक डेथ में चली जाती है। शी ऑल्सो डाइड अ रिग्रेटेड डेथ। पश्चातापपूर्ण उसकी भी मौत हो जाती है। तो ये थी इस नॉवेल की ट्रेजेडी, साइकोलॉजिकल। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी एग्ज़ाम पॉइंट्स बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो इसमें कवर किए जाएँ। उम्मीद है आपको समरी समझ आ गई होगी। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं इफ यू फाइंड इट यूज़फुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।